योग प्रशिक्षण कोर्स में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। भाग 8 आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका विषय है वज्रासन। वज्रासन के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। वज्रासन। वज्रासन का नामकरण, शब्दार्थ एवं नामकरण। वज्र का अर्थ होता है कठोर। वज्र नाम की नाड़ी है जो पाचन संस्थान से जुड़ी हुई है। इसमें दोनों जंघाएं वज्र के समान और जठराग्नि भी कठोर भोजन का पाचन करने में सक्षम हो जाती है। इस आसन में दोनों अर्थ पूर्ण सार्थक होते हैं, इसलिए वज्रासन कहा जाता है। वज्र यानी इतना कठोर जो कि जिसे हम तोड़े ना जा सके, इसलिए वज्र का एक अर्थ हिंदी में हीरा भी होता है। हीरा यानी डायमंड। डायमंड का नाम संस्कृत में वज्र कहा गया है। वज्र यानी इतना कठोर, उससे बढ़कर कोई कठोर नहीं होता। यानी भोजन हमारा कितना भी कठोर क्यों ना हो, वज्रासन के नाम से वज्रासन जब हम लगाते हैं तो वो भोजन भी हमारा पचने लग जाता है। तो इतना इसका प्रभाव वज्रासन का रहता है। अब बात करेंगे नाम। संस्कृत में वज्रासनम, हिंदी में वज्र आसन और अंग्रेजी में थंडरबोल्ट पोज के नाम से इसे जाना जाता है। आसन का अब जो श्लोक है, हमें घेरन संहिता, हठ योग प्रदीपिका, जो हठ योग ग्रंथों में इस पूजा में मिलता है, उसका श्लोक का आप उच्चारण अच्छे से सुनिए। जंघाभ्यां वज्रवत्कृत्वा गुदा पार्श्वे पदाबुभौ वज्रासनं भवेदेत योगिनां सिद्धिदायकम्। अब देखेंगे अर्थ और इसका। दोनों जंघाओं को वज्रवत यानी समान सुदृढ़ भाव में करके गुदा के पार्श्व दोनों और दोनों पैरों को रखना। ये वज्रासन योगियों को सिद्धि देने वाला होता है। आप समझ गए होंगे, ये जो स्थिति बनती है जिससे योगियों को सिद्धि मिलती है, और इसे ही वज्रासन के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे इन आसन का क्रम। आसन ये किया कैसे जाता है। सबसे पहले दोनों पैरों को सामने फैलाकर बैठते हैं तथा बगल यानी पार्श्व साइड में बगल में हथेलियां जमीन पर रखेगी। अब दाहिने पैर को घुटने से मोड़कर दाहिने नितंब के नीचे ले जाएं। पैर के पंजे अंदर की तरफ रहेंगे। इसी तरह बाएं पैर को मोड़कर बाएं नितंब के नीचे ले जाएं। दोनों हाथों को दोनों जंघाओं के ऊपर रखते हैं। इसके बाद इसमें हल्की सी आंखें बंद कर लेते हैं। पूर्णतः बंद न हो तो हल्का सा मूंद करके रखते हैं। इसमें सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी तीनों सीध में रहना चाहिए। काल अवधि कितना समय से रोकना, 1 से 5 मिनट तक अथवा क्षमता अनुसार करें। आप समय को अपने सामर्थ्य के अनुसार धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। आसन का चित्र आप स्पष्टता से देख लीजिए। आसन की मुद्रा, हाथ अपनी जंघाओं पर पीछे पंजों को मिलाकर रखा और गर्दन बिल्कुल सीधी। अब देखेंगे प्रभाव। सबसे पहले शारीरिक जो प्रभाव है वो समझें। इस आसन में जंघाओं तथा पिंडलियों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, क्योंकि अपनी पिंडलियां और जंघाएं दोनों की मांसपेशियां इसमें मजबूत होती हैं। इसको करने से पाचन संस्थान तथा प्रजनन संस्थान पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारा ये मूलाधार और
दूसरा स्वादिष्ठान चक्र को ये प्रभावित करता है। अब देखेंगे आमाशय से संबंधित रोग जैसे अति अम्लता यानी एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी जिसे हम कहते हैं, एवं पेप्टिक अल्सर जो आपके बड़ी आंतों में ही अल्सर जैसी शिकायत से बनने वाला जो रोग होता है, और समस्त उदर विकार को दूर करता है, क्योंकि इस आसन से आपका जठर अग्नि मजबूत होगा, आपका पूरा लीवर का, आपके गाल ब्लैडर का, आपका मणिपुर चक्कर के समस्त जितना भी पूरा उदर प्रदेश के जितने अंदरूनी अवयव हैं वो सुव्यवस्थित होते हैं और जठर अग्नि ठीक होने लगती है, और पाचन की दर को तीव्र करता है। पाचन क्रिया की जो स्थिति है, पाचन प्रणाली है, उसको ये सुदृढ़ बनाता है, उसको ठीक करता है। इसको खाना खाने के बाद किया जाना ज़्यादा लाभदायक माना जाता है, क्योंकि एकमात्र एक ऐसा आसन है जो भोजन के बाद किया जा सकता है, उसका नाम है वज्रासन। ये ब्रह्मचर्य पालन के लिए भी उत्तम अभ्यास है। क्यों? जब कभी भी मन इतना उच्चाटन हो जाए, इतना विचलित रहता है, मन रुक नहीं पा रहा, एकाग्र नहीं हो पा रहा, बुरे बुरे विचार आते हैं, स्वप्न आते हैं, है ना, तब आप वज्रासन में आप बैठ करके देखिए, तुरंत आपका मन शांत होगा, आपकी इंद्रियां शांत होंगी, आपका चित्त एक स्थान पर स्थिर होने लगता है। ये इसीलिए इसको ब्रह्मचर्य पालन के लिए उत्तम अभ्यास माना गया है। कहा जाता है कि सोने से पहले आप 15 मिनट वज्रासन लगाएं, जिससे निद्रा अच्छी आती है। दिन भर की जो पिंडलियों की, थाइस की जो जंघाओं की थकान होती है घूमने फिरने की, वो भी इससे ठीक होती है। अब देखेंगे इसके अभ्यास से वज्र नाड़ी का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अब वज्र नाड़ी जो मैंने बार बार कहा, ये आपकी पिंडलियों से ये आपका एडियों से पास से जुड़ा हुआ एक नाड़ी रहता है जो पाचन के साथ जुड़ा रहता है। वो इस पर प्रेशराइज होता है, दबाव आने से वो एक्टिव होने लगता है, उस पर विशेष प्रभाव पड़ता है। ये श्रोणी प्रदेश यानी आपकी कमर में रक्त प्रवाह एवं स्नायुविक आवेगों में परिवर्तन करता है, मांसपेशियों को पुष्ट करता है। यानी आपका श्रोणी प्रदेश की सारी स्नायु तंत्रिकाएं हैं वो इससे एक्टिवेट होती है, क्योंकि हमारा घुटनों से जब बेंड करते हैं तो आपका पूरा का पूरा यहाँ रक्त संचार का एक बार के लिए रुक जाता है। तो आपका मेनली ऊपर का हिस्सा जो रहता है वहाँ खूब रक्त का संचार उनको पर्याप्त मिलता है, जिससे पाचन भी अच्छा रहता है। और फिर रही बात धमनियाँ, नीचे की अंदरूनी कोई भी रुकावटें होती हैं, उन सब के लिए ये लाभकारी माना जाता है, ये बात कह रहे हैं यहाँ पर। और आंत्रवृद्धि और बवासीर में ये लाभदायक है, परंतु बवासीर रोग से पूर्व ही करें। यदि आपको पाइल्स प्रॉब्लम हो चुकी है, अर्श समस्या है, उस समय से पहले करें, तभी ज़्यादा लाभदायक आपको रहेगा। आंत्रवृद्धि में भी लाभकारी माना जाता है ये। आपकी यदि हर्निया या आपकी आंत्र वृद्धि हो रही है तो उस में कर सकते हैं। स्त्रियों की अनियमित मासिक धर्म समस्या को नियमित करने के स्वस्थ बनाता है। ये महिलाओं के लिए भी अति उत्तम आसन है। कुल मिलाकर के ये आसन इतना लाभकारी है जो बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है। नियमित हमें इसे दिनचर्या में 10 से 15 मिनट करना चाहिए। और अजीर्णता और मंदाग्नि को दूर करता है। आपका भोजन न पचना, आपका भूख ढंग से न लगना, उसको ये भी ठीक करता है। यानी मूल हमारी सभी समस्याओं का जड़ जो होता है अपचन, उदरम व्याधि मंदिरम कहा गया। उदर जो है, पेट जो है, सभी व्याधियों का मंदिर है, घर है। इसलिए ये आसन एक ऐसा है जिससे आपकी उदर से संबंधित समस्त समस्याओं का निराकरण होता है। मेनली यानी आपका पाचन ठीक रहता है, आपका भूख ठीक लगता है। वो जब ठीक होगा तो पूरा शरीर ही स्वस्थ रहने वाला है। और वात रोग से उत्पन्न सिरोवेदना में लाभकारी है। वात रोग यानी आपका गैस्ट्रिक ट्रबल जिनको रहता है, वो उससे संबंधित, उससे उठ करके जो आपका सिर दर्द होता है वो भी ठीक होगा, क्योंकि अपान वायु से एक्टिव होती है, जिससे आपका निष्कासन जो तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, वो भी अच्छा कार्य करता है, जिससे अंदर गैस्ट्रिक आपका
अंदर बात बिगड़ने का कार्य नहीं होता। और अब देखेंगे मानसिक स्तर पर प्रभाव। मानसिक यानी साधक की यौन भावनाएं उसके नियंत्रण में आ जाती है, यानी हमारे शरीर में वासनाएं जो उठती हैं, काम वासनाएं जो उठती हैं, उनका भी आप इस आसन के अभ्यास से उनको भी नियंत्रण में ला सकते हैं। ये कहने का अभिप्राय है, ये आसन षड विकारों को शांत करता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, क्रोध, जितने भी ये षड विकार हैं, उनको ये नियंत्रण में लाने का कार्य करता है। आध्यात्मिक स्तर पर इसका प्रभाव, ये एक ध्यानात्मक आसन है जिससे यानी जिसमें साधक दीर्घ काल तक यानी लंबे समय तक स्थिर होकर परमात्मा को प्राप्त करने में समर्थ होता है। एक सरलतम आसन भी है और इसको लंबे समय तक वह करे तो आरामदायक स्थिति में परमात्मा को अपने इष्ट की साधना कर सकता है। सुषुम्ना को जागृत करता है। सुषुम्ना यानी मूलाधार चक्र को ये और स्वादिष्ठान चक्र को ये प्रभावित करता है, तभी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। और कहा पूर्व या उत्तराभिमुखी बैठकर अभ्यास करने से सिद्धि मिलती है, यानी आपको ईस्ट फेसिंग या उत्तराभिमुखी बैठकर ही अभ्यास करें तो और ज़्यादा लाभकारी होता है। मांसपेशियों पर प्रभाव बात करें तो आपके शरीर में किस तरह से मांसपेशियों पर प्रभाव डालता है आप देख रहे होंगे चित्र के माध्यम से। तो पूरा रीढ़ की हड्डी, पूरा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इससे प्रभावित होती है। आपकी पिंडलियाँ, आपकी थाइज, आपकी एडियों से जमा हुआ, तो यानी पूरा का पूरा ये पाचन तंत्र इससे प्रभावित होता है। अब देखेंगे आपके शरीर के ऊपर चक्रों पर प्रभाव। चक्कर यानी आपकी ऐसी शरीर में जितने भी चक्कर यानी ग्रंथियां हैं, गांठें जो हैं, जहां पर शक्तियों का एक स्रोत, एक पुंज एकत्रित रहती है, उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले मूलाधार यानी आपका मूलाधार चक्र जो है वो इससे प्रभावित होता है, और दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र, वो इससे प्रभावित होता है। जब ये दोनों चक्र जागृत होते हैं, ईड़ा और पिंगला दोनों जब नाड़ियाँ एक्टिवेट होती हैं, तभी जाकर के आपका सुषुम्ना जो चक्र है, सुषुम्ना जो मार्ग है, सुषुम्ना जो नाड़ी है वो प्रभावित होती है, जिससे पूरा का पूरा चक्रों का भेदन होना प्रारंभ हो जाता है। अब बात करते हैं कि ग्रंथियों पर ये कैसे प्रभाव डालता है। जब भी मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र की बात आएगी तो आप ध्यान रखना, ये हमारी जनन व शुक्र ग्रंथियाँ व काम वासना जिसे हम गोनाड्स जो ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं, वो दोनों ग्रंथियाँ इससे प्रभावित होती हैं। इन दोनों ग्रंथियों के प्रभावित होने का अभिप्राय है कि ये आसन इन ग्रंथियों से संबंधित रोग नहीं लगने देता, यानी ये ग्रंथियां जो हैं हमारी ठीक रहती है। हमारा जनन और ये शुक्र ग्रंथियां, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आपका जेंटल ऑर्गन्स हैं, और आपकी डिज़ायर्स जितनी भी हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं, वो सब की सब हमारे कंट्रोल में रहती है, एक स्वस्थ रहते हैं। अब बात करेंगे आपके आसन से पूर्व करने योग्य अभ्यास। हम कौन कौन से आसन अभ्यास करें जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, यानी ये आसन अच्छा कर सके। उससे पहले हमें कटी चक्रासन यानी कटी चक्रासन होता है, साइड से आपको करना। और दूसरा त्रिकोणासन का चित्र देख रहे हैं, वीरभद्रासन प्रकार 1 और 2 दोनों अभ्यास कर सकते हैं। ये प्रकार 1 है। इस तरह से आसन के बाद यानी वज्रासन के बाद कौन से आसन हम करें, उसके लिए बोला गया ताड़ासन का अभ्यास करें, अर्धचक्रासन का अभ्यास करें और त्रिकोण आसन का अभ्यास करें। आसन जब ये कर लेते हैं तो जिससे आपका पूरा एक स्ट्रेचिंग हो और आपकी कमर का बैकवर्ड बेंडिंग करें और साइड में भी हल्का सा करें, जिसके आपके घुटने पाँव में थकान वो सब चली जाए। इस तरह से ये ध्यान रखें। सावधानियों में सबसे पहले आप देखेंगे, यदि जंघाओं में दर्द यानी आपकी थाइज में दर्द हो, दर्द का अनुभव हो, तो इसी आसन में घुटनों को थोड़ा अलग कर लें, यानी घुटनों में थोड़ा अंतर बना करके अभ्यास करें। घुटने के दर्द वाले व्यक्ति इसको न करें। जिनको घुटनों में दर्द ही रहता है
वो इसका अभ्यास न करें। बवासीर की शिकायत वाले रोगी भी इसे न करें, या आपको पहले कहा कि वो इसमें न बैठें। और घुटनों का बता ही दिया, घुटनों में जिनका दर्द है वो नहीं करेंगे, क्योंकि घुटनों को ज़्यादा जिनका घुटनों में ऑपरेशन हो चुका है, घुटने जिनके बदला करके दूसरे घुटने लगा दिए गए हैं, आर्टिफिशियल जो हम बोलते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको इसको नहीं करना। हो सकता है जिनके एंकल्स में, पाँव में, एड़ियों में मोच आई हुई हो, वो भी इसे न करें। और अब देखेंगे बात विशेष। विशेष के अंदर क्या है, एकमात्र ये आसन है जो भोजन के बाद किया जा सकता है। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि बताइए ऐसा कौन सा आसन है जो खाना खाने के बाद कर सकते हैं, तो आपका उत्तर आना चाहिए कि वज्रासन एकमात्र आसन है जिसका अभ्यास हम भोजन के बाद करते हैं, जो यानी ये भोजन को पचाने में सहायता देता है। कहते हैं यदि आपको 2 किलोमीटर चलना पड़े, जितना समय उसमें लगे, उससे अच्छा यदि आप 10 मिनट आप वज्रासन में बैठ जाएं तो उतना ही लाभ आपको घूमने से जो मिलता है वो वज्रासन के बैठने से मिल जाता है। और इसके अभ्यास से वृद्धावस्था में भी साधक वज्रवत रहता है, यानी बुढ़ापा आपको जल्दी नहीं आता, क्योंकि आपकी पाँव की चलने की क्षमता निरंतर बनी रहती है, जिसका आपका पाचन तंत्र मजबूत रहता है। जो पाचन तंत्र मजबूत रहेगा तो आपका खाने का जो रस होगा और सप्त धातुएं जो होंगी वो बराबर बनती रहेगी, तो आपका चेहरे पर चमक बनी रहेगी, आप तरोताज़ा रहेंगे, यानी वृद्ध नहीं होंगे। पंजों को मोड़कर न बैठें, अथवा कई बार होता है पंजों को हम सीधा ही करके बैठ जाते हैं, वो नहीं करना। पंजों को सीधा रखें, अथवा यथासंभव घुटनों को मिलाकर रखें। हो सके तो आप सामने वाले घुटने भी मिलाकर रख सकते हैं। इसी के साथ आपका ये थ्योरेटिकल यानी विधि का प्रकरण पूरा हमने पढ़ा। अब आगे हम देखेंगे इसका जो वीडियो है। अभी आप वज्रासन का वीडियो देखेंगे। सबसे पहले आप एक एक पाँव को मिलाते हुए यानी दंडासन की मुद्रा में बैठेंगे। फिर दाहिने पाँव को धीमी गति से मोड़ते हुए अपने दाहिने नितंब के नीचे आप स्थापित कर लेंगे, और फिर धीरे से दूसरे हाथ का सहारा लेकर के फिर दूसरे पाँव को मोड़ करके आप स्वयं को व्यवस्थित करेंगे। इस तरह से बैठें कि आपकी दोनों एड़ियाँ नितंब के दाएं बाएं भाग पर चिपकी रहे, और पाँव की पंजों की अंगुलियां जो हैं वो आपस में स्पर्श रहें। हाथों की मुद्रा जो है, आप चिन्ह मुद्रा में भी रह सकते हैं, या अपने हाथों को सीधा रख करके भी आप सीधी कमर करके बैठ सकते हैं। दृष्टि आप सामने न रखते हुए 4 कदम की दूरी पर या हल्की सी आंखें मूंद करके रखिए। ज़बरदस्ती आपने आंखें बंद न करें। मन में श्वास प्रश्वास की जो गति है वो इसमें सामान्य रहती है। श्वास प्रश्वास का इसमें अलग से लेना छोड़ना नहीं रहता। फिर धीरे धीरे करके वापस विपरीत क्रम में एक एक करके पाँव को दोनों को विश्राम दे करके शिथिल दंडासन की मुद्रा में आ करके विश्राम लेंगे। इस तरह से ये आपका वज्रासन का वीडियो पूर्ण हुआ। वज्रासन की वीडियो देखने के बाद अब हम जानेंगे कुछ विशेष बातें जहां अक्सर हमारी गलतियां होती हैं। जब हम वज्रासन करते हैं, सबसे पहले क्या करना, आपको दंडासन की स्थिति में सीधे ऐसे बैठना है। फिर उसके बाद ये स्थिति बनाने के बाद फिर आप 2 नंबर कहने पर दाएं पाँव को मोड़ करके आप अपने बिल्कुल थाइस के साथ स्पर्श करा देंगे एडी को, और पंजे को अंदर की ओर मोड़ कर रखेंगे। दूसरा पैर सीधा रखेंगे, आपकी दृष्टि सामने है। इसके बाद फिर दूसरे पाँव को भी मोड़ करके आप क्या करेंगे, पीछे की ओर आप रख लेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे दोनों एड़ियाँ आपकी आसपास में है। ऐसे ये इजी पोज है, ऐसे आप भी बैठ सकते हैं, और पंजों को दोनों को आपस में मिला करके रखना है, अंगूठे से अंगूठा मिला रहे। और दूसरा क्या होता है कि वज्रासन में एड़ियों को भी मिलाया जाता है, एड़ियों को मिला करके बैठा जाता है और पंजे बिल्कुल दोनों सीधे रहते हैं, वह भी वज्रासन है। और जिस तरह से अभी यहाँ बैठा गया है,
पंजों को मिलाकर के एड़ियों को दाएं और बाएं कर रखा है, इसको एक आनंद आसन के नाम से भी जानते हैं। यानी सुविधापूर्वक आरामदायक स्थिति में बैठना भी ये आनंददायक आसन के नाम से जानते हैं। और इसका भी प्रभाव वज्रासन के समान ही मिलता है और सामान्यतः व्यवहार में ज़्यादा यही आसन इस तरह से बैठना ही प्रचलित है। इससे आपकी एड़ियों में ज़्यादा खिंचाव तनाव नहीं आता, एक सरलता से बैठा जाता है। और यदि हम एड़ियों को आपस में मिला दें, मिला करके यदि बैठें, थोड़ा सा एंकल्स पर आपके आगे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है और उसी से वास्तव में आपकी वज्र नाम की जो नाड़ी है वो एक्टिव होने लगती है। और ये जो स्थिति है ये एक सरल आसन की है जिसे हम आनंद आसन के नाम से जानते हैं। ये भेद आप समझ के रखना है। वज्रासन और इस आसन में थोड़ा सा ये डिफरेंस चलता है। कमर इसमें आप देखेंगे बिल्कुल कमर यहाँ बिल्कुल सीधी है, गर्दन भी सीधी है। इसके बाद क्या करेंगे, क्रमशः जिस तरह से आप इस स्थिति में आए थे वैसे ही एक एक करके पाँव को आपने फैला देना है। बहुत सरल विधि है और इस आसन को हम बहुत बार करने वाले हैं इस कोर्स के माध्यम में, और ये बहुत सरलता से आप इसको समझ गए होंगे। और इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।